नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर के इस स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस शो में हम बातचीत करेंगे दो तीन मामलों के ऊपर। और यदि हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो राहुल गांधी ने आज फिर से एक ऐसा हास्यास्पद सा बयान दिया है जो कि उनकी फितरत है। वैसे तो राहुल गांधी का मतलब ही आजकल हास्य हो गया है, मजाक हो गया है। राहुल गांधी ने आज राजस्थान में न्याय यात्रा की एंट्री की और बांसवाड़ा में सभा की। और इस सभा में जो बातें बोली हैं राहुल गांधी ने वो बहुत मजाक वाली है। वही बात कि आलू से सोना बनता है, उसी टाइप का मजाकिया बयान आज भी उनका दिखा है। एक नहीं, दो तीन बातें ऐसी कही हैं जिसमें कि ये लगा कि क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी आज राजस्थान में थे और यदि हम नरेंद्र मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में थे। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ करीब 6,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। और आज की जो सभा थी उसमें स्वतः स्फूर्त जम्मू कश्मीरी नौजवान, जम्मू कश्मीरी लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए थे। अब इसके कई कारण हैं। कारण ये भी है कि अब वहाँ 370 हटने के बाद और साथ ही क्रैकडाउन जो हुआ आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान से मिलने वाली जो एड थी उसका जिस तरह से एकदम कट कर दिया गया सारे सिस्टम को, सारे चैन्स खत्म कर दी गई हैं। सारे एनजीओज में जो पैसा आ रहा था वो जो आतंकवादियों के पास पहुंच रहा था वो एनजीओज के खाते फ्रीज हो गए हैं। और उस तरह की कोई भी संस्था थी वो, हालांकि अभी बहुत कंट्रोल होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि भारत में पाकिस्तान पसंद लोगों की कमी हो या जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ने वाले जो ख्वाहिश रखने वाले जो लोग हैं उनकी कमी हो। तो काम बहुत करना है लेकिन बहुत सारा असर तो पड़ा है। और अब जम्मू कश्मीर के वो जो लोग हैं जिनके पाकिस्तान परस्ती थी और आतंक जिनका व्यवसाय बन गया था, उनके हौसले थोड़े पस्त हैं। इसलिए अब थोड़ा सा सरकार को लेकर वहाँ के लोग भी सोच रहे हैं कि हम भी क्यों नहीं अब सरकार के साथ मिलकर काम करें, मेन स्ट्रीम में आ जाएं, जिससे कुछ हमारा भी भला हो जाए। क्योंकि देश तो कहीं और जाकर तरक्की करता हुआ दिख रहा है और जम्मू कश्मीर कहीं पीछे नहीं रह जाए। यानी कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, जम्मू तो ठीक ही है, जम्मू में उतना खेला नहीं है उनका। लेकिन श्रीनगर और यदि हम वैली की बात करें तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, ऑलमोस्ट मुसलमान ही रह गए हैं वहाँ से। अब हिंदुओं को तो भगा ही दिया। तो वहाँ अब ये मैसेज है कि अब बीजेपी सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्यों नहीं फिर एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो वो रिजेक्शन जो था सरकारों के प्रति, भारत के प्रति, वो अब धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है। हो सकता है कि ये तब तक ही हो जब तक पावर इधर है, एकजुट पावर है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं जिहादी जो हैं वो पावर जब तक रहता है तब तक सरेंडर मुद्रा में रहते हैं। और ये इस्लाम का कायदा भी है, ये आज की बात नहीं है। इस्लाम के शुरुआती दिनों से लगाकर इस्लाम के जो स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पर भी ये बात है कि जहाँ तुम्हारा गलबा ना चले, तो जहाँ तुम गालिब ना आ जाओ, वहाँ तुम वहाँ के बन के रहो, उनमें रल मिलकर रहो। लेकिन जैसे ही तुम्हारा गलबा आ जाए, दावा तुम्हारा मजबूत हो जाए, तो फिर दुश्मन को जजिया देने पर मजबूर करो या काफिर को कन्वर्ट कर दो। ये इस्लाम की शुरुआती नीति है प्रॉफेट के ज़माने से। ये प्रॉफेट की सिखावन है, इसीलिए सुन्नी मुसलमान प्रॉफेट की कही बात, इवन शिया मुसलमान भी प्रॉफेट को रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो प्रॉफेट की कही हुई बात वो मानते हैं और प्रॉफेट ने कहा कि तकैया भी ले सकते हो। यानी वो इस्लाम के काम का यदि ये बात है तो तुम झूठ भी बोल सकते हो, तुम बहाना ले सकते हो। तुम यदि मुसलमान हो और यदि कहीं तुम्हारी जान का खतरा है तो तुम बोल सकते हो कि नहीं, मैं तो नहीं। तो जम्मू कश्मीर का, यानी हमारे अभी कश्मीर की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर हो सकता है कि इस तरह का कोई कैमोफ्लेज भी हो, लेकिन सरकार मजबूत है। और अब 2024 को लेकर भी लोग आशान्वित हैं कि अब रिपीट होगी सरकार बीजेपी की। तो ये माहौल कुछ कह रहा है। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी की सभा में लोग उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। लोगों ने सुना, कई युवाओं ने वहाँ नारे भी लगाए और एक युवा जो बिजनेसमैन है नाजिम ने फोटो सेल्फी भी ली, प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर भी किया उसको।
तो कुल मिला के एक फ्रेंडली टाइप का माहौल करके प्रधानमंत्री मोदी आए। लेकिन हम आज प्रधानमंत्री मोदी वाले इशू को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर की सारी बात हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ क्या माहौल है और किस तरह की सोच हो सकती है आगे जाने पर, क्योंकि वहाँ के नेता कहते हैं कि चाहे सोने की सड़कें बिछा दो, हम हिंदुस्तान का पार्ट नहीं बनने वाले हैं। तो बात तो वही है, लेकिन युवाओं में चेंज है। हालांकि आप हम सब जानते हैं कि इमरान खान जैसे लोगों के जो समर्थक हैं युवा, वो तालिबान को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये साइकी है असल में। आप जजमेंटल नहीं हो सकते यहाँ पर कोई बात ऐसी नहीं कर सकते कि ये बात सटीक हो सकती है। तो देखना होगा, क्योंकि ये जो शेख अब्दुल्ला एंड कंपनी थी या इनके और भी जो साथीगण थे, उनको पता था कि यदि वो पाकिस्तान चले जाएंगे तो वहाँ पर बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उनकी चलेगी, तो यहीं रह जाओ और पंडित नेहरू को अपना थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देते रहो, अपने लिए स्पेशल कानून बनवा लो, स्पेशल स्टेटस बनवा लो, जिससे कि हमारी दादागिरी चलती रहेगी और हम ना इधर भी और ना उधर भी, और अरबों रुपए साल के खाते रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि 370 हटने के बाद वो जो रुपया जाता था स्पेशल स्टेटस का, विशेष राज्य का दर्जा, वो ख़त्म, तो पैसा भी ख़त्म। तो जम्मू कश्मीर में इस तरह से हालात में परिवर्तन तो है, लेकिन बहुत सजगता और सावधानी की भी जरूरत रहेगी। आज हम राहुल गांधी का बयान की बात करें, इससे पहले एक मुद्दा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो मुद्दा है, अब असल में दुबई से जुड़े हुए जो तार हैं माफिया के, उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। और ये क्रैकडाउन कानपुर से शुरू हुआ है। कानपुर के विधायक हाजी इरफान सोलंकी के घर पर ईडी ने रेड मारी है, तो कानपुर के ठिकानों पर और मुंबई के ठिकानों पर। आज हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जाएंगे कि मुंबई का क्या कनेक्शन है, और ये जो हाजी इरफान है, इसके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कौन व्यक्ति है, क्या करता रहा है, इसका भाई कौन है, इसकी गैंग क्या थी, अरे गैंग क्या कर रही थी, सपा का विधायक कैसे बन गया। तो ये आज का हमारा मुख्य मुद्दा है। लेकिन आज जो मजाक की बात है, वो राहुल गांधी की एक बात कर लेते हैं वापस से। राहुल गांधी बांसवाड़ा से बोल रहे थे, तो ये बात यहाँ असल में ये है कि हंसी भी आती है और थोड़ी सहानुभूति भी होती है कि किस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम यदि सरकार में आ गए तो 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। ये झुंझुना कांग्रेस देश की बागडोर संभालने से लगाकर आज तक देती आ रही है। गरीब बैठा देंगे, नौकरी देंगे, और हमारा युवा इसी में लगा रहता है। और कांग्रेस की जहां पर भी सरकारें होती हैं, कांग्रेस सरकार में जब भी आती है, पावर ग्रैब कर लेती है, हर काम सरकार के जिम्मे आ जाता है, हर काम सरकार के कंट्रोल में ले लेती है जो कि सरकार के काम नहीं है, वहां पर भी अड़ंगेबाजी, दादागिरी, सरकारी एक धमक, सरकारी अड़ियल रवैया और सरकारी तंत्र का मिसयूज। अफसरों को तो शू करने की जरूरत है, वो चले जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है, तोड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, मुकदमे दर्ज कर देते हैं, सालों बेचारा परेशान होता आदमी, बेजा कार्रवाई करते हैं। तो ये सरकारी तंत्र के ऊपर जो पकड़ बनाकर फिर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बंदरबांट करते हैं रेवड़ियों की, ये इनका सिस्टम है पुराना। और आप देख लीजिए कि कांग्रेस में आज भी इस बात की एकजुटता है कि सरकार आती है तो फिर खरबूजा कटता है तो सब में बढ़ता है। ये कांग्रेस की नीति है। तो हम सरकार में आएंगे तो 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाई आप सरकारी नौकरी की क्यों बात कर रहे हो? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप देश को आगे ले जाने की बात करें, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, कोई रोड मैप तो दिखाएं। 30 लाख सरकारी नौकरियां आप निकालेंगे कहां से? कोई रोड मैप है नहीं। घोषणा कर देते हैं, सरकार आ गई, दादागिरी करते हैं, फिर वो तो कहा था हमने ऐसी, और उस पर बात भी नहीं करते, पत्रकारों के सामने आते नहीं, और मीडिया भी भूल जाता है। इन घोषणाओं को कौन याद रखे? इतनी घोषणाएं हो चुकी हैं देश में कि अब तक तो ये देश का हर वासी सोने की जूतियां पहन के घूमता।
लेकिन आज भी भूख नंगा है। तो बात यहीं नहीं रुकी है, असली मजाक की बात आगे है। और वो बात यह है कि सरकार आने पर हर ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए हम देंगे साल के। यह है राहुल गांधी का आलू से सोना बनाने वाला बयान। अब इनको कोई पूछे महाशय को कि देश में कितने ग्रेजुएट होंगे, और फिर धांधलियां होंगी, फिर फर्जीवाड़े के रोस्टर बनेंगे, उस व्यक्ति के पास तो 1 लाख रुपए जाएगा नहीं। नेताओं के जो रोस्टर्स होंगे वो भरे जाएंगे, साइन हो जाएंगे फर्जी। मनरेगा में आप देखिए कितने हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए। अब बैंक खातों के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप देख लीजिए। यदि पहली बात तो ऐसा होना नहीं, सरकार में आने नहीं है, लेकिन आते ही पहला काम ये करेंगे कि बैंक खातों का ट्रांजैक्शन समाप्त करेंगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है। पहले विरोध कर रहे थे, बैंकों में खाता खुलने से क्या हो जाएगा, बैंकों में खाता खुलने से ये हो जाएगा कि हर चीज अब बैंक खाते के थ्रू जारी है और सारा काम एक नंबर में आ गया है। देश की जीडीपी का ये जो हाल आपके सामने है कि पूरे दुनिया में हम जीडीपी में हाई चल रहे हैं, इसका एक कारण ये भी है कि ये डिजिटलाइजेशन की वजह से सब चीजें अब बैंकिंग प्रोसेस में आ गई हैं। तो बैंकिंग प्रोसेस में आते ही आपका जो साइज है इकोनॉमी का वो सामने आ गया। हालांकि अभी पूरा नहीं आया है, लेकिन वो इतना तो इजाफा है। और 2027 तक के जो अनुमान है वो तो जबरदस्त अनुमान आ रहे हैं इकोनॉमिक। ये हाल तब बना है जब पारदर्शिता है उसमें। पारदर्शिता कांग्रेस के बिल्कुल धुर विरोधी है। पारदर्शिता और कांग्रेस में वैर है, दुश्मनी है। ये पारदर्शिता रखना ही नहीं चाहते। फिर एक मजाक की राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में कानून लाएंगे। अब कोई राहुल बाबा से पूछे कि आप राजस्थान की धरती से बयान दे रहे हैं, अभी तक आपकी सरकार थी राजस्थान में, आप ही के चहेते मुख्यमंत्री थे, विधायकों की बाड़ाबंदी, बगावत, सब कुछ होने के बाद बावजूद आपने और सोनिया गांधी जी ने रखा मुख्यमंत्रियों को। और ये जो तुष्टीकरण था विधायकों का जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई सचिन पायलट के खिलाफ, इन विधायकों के तुष्टीकरण की हालत ये थी कि ये पेपर लीक जो है वो सारों में नाम उन्हीं के आ रहे हैं। वही नेता नांगलों के कार्यक्रम चल रहे हैं सारे, अब जो छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। तो उनको, विधायकों के लोगों को राजी रखने के लिए, ये कांग्रेस की कल्चर है। गुजरात में जब कांग्रेस हुआ करती थी तो बिजली सरकारी और उसको घरों तक सप्लाई करने के लिए प्राइवेट, सरकारी खंभों से बिजली देने का काम प्राइवेट माफिया के हाथ में था। यही पैसा फिर नेताओं के पास जाता है। तो यही रीति नीति रही आज तक, अन्यथा देश की हालत नहीं होती। बहरहाल राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक मामले में कानून बनाएंगे। राहुल गांधी ने यह क्यों नहीं कहा उस वक्त कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, हम हटा रहे हैं मुख्यमंत्री को, इतने पेपर लीक कैसे हुए, अब कानून कहां से लाओगे, आपके पास हाथ में कुछ है नहीं। सरकार यहां 2028 तक बीजेपी की बन चुकी है राजस्थान में तो, और केंद्र की यदि बात करें तो केंद्र में आपका आने का कोई अनुमान, कोई सतुना है नहीं। तो आप लफबाजी कर रहे हैं, मजाक के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम, फालतू की बातें। पेपर लीक के अंदर आपने सजा देनी थी उस वक्त जब आपकी सरकार थी। आज भी आपने ये बोलना था कि हमारी सरकार से गलती हुई है, हमने लीनियंसी बरती है पेपर लीक के मामलों में, हमारे टाइम में पेपर लीक बहुत हुए। जनता को समझ में आती कि आप सच बोलते हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन नहीं, एक्सेप्ट क्यों करेंगे? यहां तो चोरी और सीनाचोरी का मामला रहता है। बोल के पब्लिक के सामने कुछ और फेस है, फिर अंदर हेलीकॉप्टर में या कार में जाके अलग टाइप का चेहरा है, आंख मारते हैं, उस तरह को मैंने बना दिया। देखा कैसा रहा भाषण, ठीक रहा, जनता ताली बजा गई। ये हाल इनके, कथनी करनी में फर्क, देखने सुनने में फर्क, जनता जान गई। लेकिन 10 साल के यूपीए के शासन को जनता जान गई थी जब इनको पलटी खिलाई। तो अब राहुल गांधी जी के बयान की मजाक चल रही है और बड़ा चर्चित है।
चर्चाओं में है। जनमानस बात कर रहा है, हंस हंस के मजे ले रहा है कि जब आपके पावर था, जब तो आपने कुछ किया नहीं। तो पावर की जहां बात चल रही है, तो एक पावरफुल गैंगस्टर विधायक समाजवादी पार्टी का हाजी इरफान सोलंकी जेल में बंद है, महाराजगंज जेल में बंद है। दबंगई का मास्टर है। 150-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इस गैंगस्टर के पास है। रंगदारी, चौथ वसूली, बलवा, आगजनी, इस तरह के मामले, 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले, गरीबों की जमीनों को हड़पना और फर्जी आधार कार्ड के ऊपर विदेश यात्रा। विदेश यात्रा भी कहां की? जहां माफिया के तार हैं। आज इस हाजी इरफान के और इसके भाई रिजवान सोलंकी के अड्डों पर ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। कानपुर सहित मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कानपुर में गैस कटर भी मंगवाया गया है। अब ईडी को क्या मिलेगा उसमें, किस तरह के ऐसे वो हैं जो खुल नहीं रहे हैं, जो शेल्फ होती हैं स्टील की, उनको काटा जाएगा। उनमें कागज है कि धन है कि क्या है, वो बात की बात है। अब देर रात तक पता लगेगा। कार्रवाई जारी है अभी। और असली क्रैकडाउन दुबई से जुड़े हुए माफिया के खिलाफ इसको माना जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इरफान जैसे जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से मुंबई में जिनके अड्डे हैं, यही वो लोग हैं जो दुबई के इन माफिया सरगनाओं के एजेंट्स हैं। जो दुबई में, पाकिस्तान के कराची में बैठे हैं माफिया, उनके जो एजेंट्स हैं, आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, वो यही लोग बनते हैं। इनके पैसे कमाने के ठिकाने यहाँ मुंबई में बनते हैं और फिर ये यहाँ आकर पैसे देकर मायावती जी को या समाजवादी पार्टी के जो यादव बंधु हैं, यादव परिवार है, उनको पैसे देके फिर अपनी टिकट विकट पक्की कराते हैं, अपना जोर जरा इलाके में पूरा करते हैं, फिर सरकार को अपने मुट्ठी में लेते हैं, खूब पैसा लगाते हैं। लेकिन लगाते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा वसूलते हैं लोगों की अंतड़ियों से, लोगों का खून चूसते हैं, आगजनी करके लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करते हैं। ये हाजी इरफान जो है, ये इस तरह का गैंगस्टर है कि पुलिस भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। पुलिस एक बार नोएडा चली गई इसको पकड़ने, लेकिन ये हाथ नहीं आया। अभी पीछे ही महीने जनवरी में इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी है, अभी खुलेगी। तो 18 से ज़्यादा मुकदमे हैं इसके खिलाफ। अभी तक हिस्ट्री शीट नहीं खुली थी, अब खुलने वाली है। आज ईडी ने जबरदस्त छापेमारी की है और अब जो है ये इस तरह के जो अपराधी हैं उनका अब ईडी इलाज करेगी। सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो ठीक काम कर रही हैं इस वक्त। यदि हम पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की बात करें तो शाहजहां शेख का मामला भी ऐसा ही है, जहां ये जो माफिया हैं इनके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। संदेश खाली वाले आप शाहजहां शेख को कम मत मानिएगा, ये भी बड़ा गैंगस्टर है और इसके भी तार लंबे हैं। वही तार हैं, लेकिन माफियागिरी के तार हैं, सारे अवैध धंधों से तार हैं। तो ये जो जालिम शाहजहां शेख हिंदू युवतियों, हिंदू महिलाओं को पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के ऑफिस में बुलाकर यौन शोषण करने वाले लोग, और ममता बनर्जी की सरपरस्ती में ये रहने वाले लोग, ये किस तरह के माफिया हैं। वहां हजारों करोड़ रुपए का इनका कारोबार है। बांग्लादेश में इनके लोग बैठे हैं, दुबई तक इनका नेटवर्क है, मलेशिया, मॉरिशस नेटवर्क है, इसलिए डरते नहीं। इनके यहां राजदूत भी सिफारिश कर देते हैं इनकी। तो ये सरकारों का प्रोटेक्शन मनी जनता से लेना, प्रोटेक्शन मनी सरकार को देना, ये वैसे रवायत भी है, ये ट्रेडिशन भी है, मुसलमानों का ट्रेडिशन है ये कि आप जजिया लो और खलीफा को पहुंचाओ। ये पुराना मामला है रंगदारी का, एक तरह का 80% बढ़ जाए, 20% खलीफा को ले जाओ।
वो अपने पद के हिसाब से लेता है 20%। तो ये भी यही काम कर रहे हैं। तो अब यहां बात ये है कि क्रैकडाउन तो हो गया है, शाहजहां शेख को सीबीआई कस्टडी में मांग रही है, हाई कोर्ट ने कह दिया, लेकिन ममता बनर्जी इस महिला उत्पीड़न के इतने जबरदस्त और इतने कुख्यात अपराधी को अभी भी बचा रही है, और शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, सरकार ने अपील किया। आप देखिए जरा, अपराधी को बचाया जा रहा है, भाई इसमें बचाने की क्या बात है? यदि उसने अपराध किया तो उसको जाने दो, हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन नहीं, तो ममता बनर्जी जैसी नेता, ये लोकतंत्र का हास्यास्पद सीन देखिए आप जरा, मजाक बना रखा है। यही 27-28% मुस्लिम आबादी को संतुष्ट रखने के लिए और अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी देश विरोधी टाइप के काम कर रही है, समाज विरोधी, हिंदू सनातनी समाज के विरोध का ही तो काम है। अब बात ये कि तुर्रा ये है अब इसके ऊपर कि इस महिला उत्पीड़क को बचाने वाली ममता बनर्जी कितनी ढिठाई से इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो पदयात्रा निकली उसमें जा रही है महिलाओं के समर्थन में। संदेश खाली कि महिलाएं क्या बद्दुआ नहीं दे रही होंगी आप, उनकी आत्माओं को किस तरह से आप फैलाएंगे? लेकिन नहीं, यह है लोकतंत्र का घिनौना चरित्र। कुर्सी के लिए कुछ भी करो, अपने सुख चैन के लिए कुछ भी करो, अपने परिवार को भरने के लिए कुछ भी करो। वो भतीजा अभिषेक भी घूम रहा था उसी पदयात्रा में। ये इनके हालचाल है, ये लोकतंत्र की बागडोर इनके हाथों में दे रखी जनता ने, और ये अपराधियों को बचाते हैं। चाइना आतंकवादियों को बचाता है, ये तो बात समझ में आ रही है कि भाई वो तो पाकिस्तान का बाप है, लेकिन आप तो इस देश की सनातनी संस्कृति की इतने सदियों से आपके वंश परंपरा यहाँ रह रही है, आपका क्या हो गया? आपको क्या हो गया? कुर्सी को छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। आप तो वैसे भी अकेली बताती हैं अपने आप को। अब बात ये जरूर है कि एमए आपने की है इस्लामिक स्टडीज में, ये बात समझ से बाहर है। ममता बनर्जी और स्टडी इस्लामिक, उसमें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स की स्टडी की आपने, एमए की डिग्री आपकी उसकी, तो तकैया है या कुछ और है, ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच करके बता सकते हैं, या वहाँ के लोग बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, बांग्लादेश से आए हुए परिवारों में से थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। क्योंकि आज जो बांग्लादेश है वहाँ पर बनर्जी चटर्जी ये सब थे ही ना, ये तो विभाजन की लकीर खींच दी गई, इसलिए वो सारा उधर रह गए। आज भी यदि बांग्लादेश में देखें तो बहुत अच्छी तादाद अभी भी है हिंदुओं की, हालांकि उतनी नहीं है। देश आज़ाद हुआ जब 25% के आसपास थी उस इलाके में, ईस्ट बंगाल में, लेकिन अब तो आपके सामने हैं चीज़ें। तो आतंकियों को यदि बचाए चाइना तो बात समझ में आ रही है, लेकिन आप बचा रही हैं। और बात जब आतंकियों की चली है तो जम्मू कश्मीर की बात हम कर रहे थे, वहाँ अब माहौल की जो बातें हमने की उसमें, लेकिन लश्कर तैयबा जैसे जो आतंकी संगठन है वो अभी भी सक्रिय है और बॉर्डर पोरस है, इसलिए घुसपैठ आसान हो जाती है। तो लश्कर तैयबा के एक आतंकी को आतंकी घोषित किया गया है, ये है मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान। इसका मसला यह है कि लश्कर तैयबा के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसका ये मास्टरमाइंड है और कई वारदातों में शामिल रहा है। अब तक ये आतंकी घोषित नहीं था, अपराधी था, लेकिन अब ये टेररिस्ट घोषित हो गया है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि अब कोर्ट्स में भी जो मामले होते हैं उसमें अपराध में और आतंक में थोड़ा सा ग्रेविटी बढ़ जाती है, ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ जाती है। और टेररिस्ट घोषित होने से अब बाहर जाने का और का इस सारा काम, तो वो एक अलग से सेक्शन है हमारे आईपीसी वगैरह में, सीआरपीसी का भी अलग प्रबंधन है, तो उसमें आतंकी घोषित हो गया है मोहम्मद कासिम और सलमान। तो इस तरह के आतंकी अभी बहुत हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनके ऊपर अभी और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी थोड़ा सा मतलब ये सोचना पड़ेगा कि वो उन्हीं लोगों से घिर जाते हैं। असल में ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी, सरकार तो चेंज हो जाती है लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही रहती है। तो जो लोग साथ लगे रहते हैं, चुनाव में भी आपने देखा होगा कि चुनाव में कई लोग साथ लगे रहते हैं लेकिन वो बाहर हो जाते हैं, फिर सरकारी सिस्टम घेर लेता है। ऐसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ
थोड़ा सा इसी तरह का मामला चल रहा है। तो ये जो त्वरित काम होने हैं वो कम हो पा रहे हैं, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है कि इसको आतंकी घोषित किया गया है। तो ये इस तरह का माहौल देश में है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ काम अच्छे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो कि बरसों पहले हो जाने चाहिए थे और मैसेज स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए था, वो हमने बहुत गड़बड़ें की हैं। सन आप 60s के बाद से ये मामला ऐसा ही चल रहा है। हाजी मस्तान के ऊपर पुस्तकें आ गई फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता था। दाऊद इब्राहिम सबको पता था, अखबारों में रिपोर्टिंग हो रही थी, लेकिन कोई नहीं पकड़ा। इस तरह के अनेकों आतंकवादी, ये आतंकवादी कहलाएंगे, अपराधी क्यों कहे हैं इनको? तो अनेकों ये आतंकवादी खुले सरपट घूमते रहे, दंदनाते रहे, अपराध करते रहे, पुलिस थानों में मामले दर्ज होते रहे, लेकिन सरकार ने कभी भी सख्त चेहरा नहीं दिखाया। और उसका असर ये हुआ कि मुंबई जैसा जो हमारा कमर्शियल हब था वो अपराध का हब बन गया। जबकि मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी थी, इज्जतदार लोग वहाँ, महाजन लोग व्यापार कारोबार करते थे, लेकिन वो अपराध का हब हो गया और कई महाजन इस अपराध के चपेट में आ गए। अपराधी बन भी गई कई, तो कई उन्होंने तो अपराधियों से सांठगांठ करके अपने अकाउंट भी सेटल कराए। तो ये स्थिति रही। पहले कलकत्ता था, कोलकाता में आपको पता ही है ये कम्युनिस्ट टाइप आतंकी आकर इन्होंने, नक्सलाइट ने महाजनों के ऊपर अटैक्स किए, भद्रलोक के ऊपर अटैक किए, तो वो भी खत्म हो गया था हमारा। इस तरह से ये अपराध के चंगुल में आए हुए इनको सख्त मैसेज नहीं गया। अब हाजी इरफान जैसे जो आतंकी हैं इनको सख्त मैसेज जाएगा, 150-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त होने वाली है, तब मैसेज जाएगा कि अब ये मुख्तार अंसारी टाइप के जो लोग थे, शाहजहां शेख टाइप के लोग हैं, इनको काबू में रखने के लिए मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है और मैसेजिंग ठीक से जा रही है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।